अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रो बॉडीज़ के ऊपर। अब माइक्रो बॉडीज़ क्या हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या काम करती है, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो माइक्रो बॉडीज़ दरअसल क्या होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनील्स होती हैं, छोटी छोटी ये थैलियाँ होती हैं। और ये थैलियाँ कहाँ से आती हैं? ये आती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से, जो कि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन कर ली थी। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है उसके बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। तो हमने इसका एक और फंक्शन देखा था कि ये माइक्रो बॉडीज को भी बनाती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करता है? माइक्रो बॉडीज को बनाता है। तो माइक्रो बॉडीज दरअसल ये छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, सैक्स होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होती हैं। और ये याद रखिएगा, ये जो माइक्रो बॉडीज जो होती हैं ये स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स हैं। स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। अगर जनरली पूछे, खाली ऐसे पूछे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनील, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनील अगर कहीं पूछा जाता है तो फिर हम बात करेंगे कि वो कौन है, वो है राइबोसोम। ठीक है जी, राइबोसोम सबसे छोटे में से छोटे ऑर्गेनील्स है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। तो राइबोसोम के पास तो मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स में सबसे छोटी अगर कोई ऑर्गेनील्स पूछे तो वो क्या होती हैं? वो दरअसल माइक्रो बॉडीज होती हैं। ठीक है, जो माइक्रो बॉडीज जो होती हैं ये दरअसल छोटी थैलियां होती हैं, लेकिन इनके पास क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स सेल के अंदर। और ये तीन टाइप की होती है माइक्रो बॉडीज। क्या होती हैं? ये तीन टाइप की होती हैं और इसके टाइप जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं किसके ऊपर? सबसे पहले हम आते हैं परऑक्सीसोम के ऊपर। हम अब ये परऑक्सीसोम नाम से जो है वो क्या कहती है, बायोलॉजी हमेशा नाम से जो होती है ना वो शो करती है कि कौन सी चीज क्या है। परऑक्सीसोम दरअसल ये बात कर रहे हैं हम किसकी? हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है जी, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये आपने सुना होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? इसका फार्मूला H2O2। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसकी जो ये मेटाबॉलिज्म में ये जो है ये जो थैलियां होती है इन्वॉल्व होती है, तभी इसका नाम पड़ा परऑक्सीसोम। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इनके अंदर प्रेजेंट होता है और इसकी मेटाबॉलिज्म में ये थैलियां काम कर रही होती हैं। तो ऐसी माइक्रो बॉडीज को हमने नाम दे दिया परऑक्सीसोम का। ऐसी माइक्रो बॉडीज जो हाइड्रोजन परऑक्साइड पे काम करेंगी या हाइड्रोजन परऑक्साइड के जो है वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगी, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम परऑक्सीसोम कहेंगे। इसका दूसरा नाम यूरिकोसोम भी इसको कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भाई यूरिकोसोम किस सेल ऑर्गेनिल्स के लिए जो है वर्ड इस्तेमाल होता है? तो वो परऑक्सीसोम के लिए इस्तेमाल होता है। अब परऑक्सीसोम किन सेलों में होता है? ये आपको प्लांट सेलों में भी देखने को मिलेगा और एनिमल सेलों में भी मिलता है। तो ये दोनों सेलों में पाया जाता है। प्लांट सेल में भी होता है परऑक्सीसोम और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। लेकिन इनके फंक्शन प्लांट और एनिमल में थोड़ा अलग अलग है, तो वो भी हम देखेंगे। अब परऑक्सीसोम के अंदर जो सबसे ज्यादा जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं परऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज। ये दो एंजाइम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं परऑक्सीसोम के अंदर। ये मेन एंजाइम है जो कि H2O2 को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? H2O2 को बनाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाते हैं। ठीक है जी, तो परऑक्सीडेज और ऑक्सीडेज जो है ये जो है परऑक्सीसोम के मेन एंजाइम है। द लार्जेस्ट एंजाइम ऑफ परऑक्सीसोम इज कैटलेज। लेकिन इसका सबसे बड़ा अकेला अगर मैं बात करूं तो वो कैटलेज एंजाइम इसका सबसे बड़ा जो है वो एंजाइम है, कैटलेज। तो परऑक्सीडेज और ऑक्सीडेज ये तो एंजाइम है ही, मेन एंजाइम है इसके परऑक्सीसोम के। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? दरअसल ये जो परऑक्सीडेज है और ऑक्सीडेज है, ये दो एंजाइम क्या करते हैं? ये दो एंजाइम H2O2 को बनाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाते हैं। लेकिन कैटलेज क्या करता है? इसको तोड़ता है, ब्रेक करता है इसको। हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या देता है? तोड़ देता है। तो बनाते ये हैं। और ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज क्या करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाते हैं और कैटलेज क्या करता है? इसको तोड़ देता है। अब ऐसा होता क्यों है? दरअसल जो क्या कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई पॉइजन आ जाता है, जहर आ जाता है, या फिर कोई इन्फेक्शन लग जाता है, तो ये जो H2O2 जो है वो क्या करता है? वो उन बैक्टीरिया को या जहर को ये क्या कर देता है? ये खत्म कर देता है। H2O2 जहर को, पॉइजन्स को क्या कर देता है? वो खत्म कर देता है। ऐसा भी होता है ना कि जब हमें कभी चोट लगती है तो घर वाले क्या लगाते हैं? पायोडीन लगाते हैं और डेटोल लगाते हैं, ताकि उसके अंदर कोई जर्म्स हो तो वो क्या हो जाए जख्म पे, तो वो खत्म हो जाए।
डॉक्टर भी यूज करते हैं इसका, डेटोल का और पायोडीन का। ठीक इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी क्या बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, जो कि क्या करता है, जो कि जो पॉइजन हो गया, अल्कोहल हो गया, हमारी बॉडी के अंदर जो अल्कोहल लोग जो पीते हैं, तो अल्कोहल को हटाना वो किसकी वजह से होता है, वो पेरोक्सिसोम क्या करता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता है। और कौन बनाता है, पेरोक्सिसोम के अंदर जो ये एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते हैं। फिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, सेल के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होगा उसको रिमूव कर देगा। टॉक्सिक मटेरियल जो होगा वो क्या कर देगा, वो उसको रिमूव कर देगा। इसका मतलब है सिंपल ये कहेंगे, पेरोक्सिसोम दरअसल में क्या करता है, सेल डिटॉक्सिफिकेशन में काम कर रहा है। सेल के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको वो रिमूव कर रहा है थ्रू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेरोक्सिसोम के अंदर कौन बना रहा है, ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, सेल के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल हो गया, जहर हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर कोई भी पॉइजन हो गया, उसको क्या करते हैं, वो डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। दरअसल क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, इसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ये H2O2 है, ठीक है। इसमें से मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं, एक अकेला ऑक्सीजन निकाल दूं, इस अकेले ऑक्सीजन को मैं क्या कहता हूं, नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये बहुत ही जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करता है, जो कि जहर को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये जो दोनों एंजाइम है, दरअसल ये क्या काम करते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, ये टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करता है, सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन में काम कर रहा होता है। और कैटलाइज की अगर मैं बात करूं, ये उल्टा क्या करता है, इसको खत्म कर देता है। वो कैसे, सिंपल, अगर आप क्या करते हैं कि जो है वो अपने घर में अगर कोई हथियार रखते हैं, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए आप हथियार जो है रखते हैं, और वो हथियार आप किस में इस्तेमाल करते हैं कि सिक्योरिटी में, या घर में कोई चोर उसको चलाने के लिए आप क्या करते हैं, वो हथियार रखते हैं, ठीक है। तो वो हथियार क्या है, वो H2O2, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक सेफ्टी वॉल रखना पड़ेगा। तो कैटलेज जो एक किस्म का सेफ्टी वॉल है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड टॉक्सिक मटेरियल को तो रिमूव कर रहा है। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाए, तो यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने ही सेल को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फिर इसके फीडबैक के लिए हम किसको बनाते हैं, कैटलेज एंजाइम को बनाते हैं। तो कैटलेज एंजाइम क्या करता है, जो ज्यादा अगर कभी जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब बना, उसने टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव कर दिया, अब इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बाद में रिमूव किया जाता है थ्रू कैटलेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। तो कैटलेज एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव कर रहा है, पेरोक्सीडेज और ऑक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते हैं, ठीक है। जब इसका काम खत्म हो जाता है तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को खत्म किया जाता है और उसको हटा दिया जाता है। और उसको हटाता कौन है, कैटलेज एंजाइम बना हटा देता है। और कैटलेज एंजाइम के लिए एक खास बात याद रखिए, कैटलेज एंजाइम दुनिया का सेकंड मोस्ट फास्टेस्ट एंजाइम है, सेकंड मोस्ट फास्टेस्ट एंजाइम, सेकंड फास्टेस्ट एंजाइम है, जो है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं, ओवरऑल समझो कि लिविंग बॉडी के अंदर या बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो सबसे तेजी से सेकंड, फर्स्ट नंबर पे तो कार्बोनिक इनहाइड्रेज एंजाइम है, लेकिन जो है वो सेकंड नंबर पे अगर कोई सबसे फास्ट एंजाइम जो काम करता है वो कौन है, वो कैटलेज, जो कि हमारे लिवर सेल के अंदर पाया जाता है। कैटलेज जो है वो पर ऑक्सीसोम का जो है वो समझो कि 40% जितने भी पेरोक्सोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं उसका 40% क्या होता है, वो कैटलेज होता है। तो कैटलेज फॉर्म 40% ऑफ पेरोक्सोम एंजाइम। कैटलेज एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल, देखो मैंने अभी बात की ना, सेफ्टी वॉल की तरफ ये क्या करता है, ये काम करता है। भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड आया, उसने टॉक्सिक मटेरियल को हटा दिया, टॉक्सिक मटेरियल तो हट गया, लेकिन अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इतनी सेल को ना डिस्ट्रॉय कर दे, इसलिए क्या कर देते हैं, इसलिए सेल क्या होता है, बाद में वो कैटलेज को बनाता है, और कैटलेज क्या करता है, ऐसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हटा देता है। मतलब ये सेफ्टी वॉल की तरह क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, ठीक है जी। अब जो है वो पेरोक्सोम के अंदर एक और भी एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट की पेरोक्सोम में प्रेजेंट होता है, एनिमल की पेरोक्सोम में नहीं होता। ये ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट के पेरोक्सोम के अंदर होता है, एनिमल्स के पेरोक्सोम में होता ही नहीं है। ये एंजाइम होता ही नहीं है एनिमल सेल में, किसी भी एनिमल के अंदर ये एंजाइम होता नहीं है। तो ये जो पेरोक्सोम के अंदर है, ये किसकी पेरोक्सोम के अंदर है, प्लांट सेल के पेरोक्सोम के अंदर पाया जाता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम। ये दरअसल कहां पर काम करता है, ये फोटो रेस्पिरेशन में काम करता है। किसमें काम करता है, फोटो रेस्पिरेशन।
अब फोटो रेस्पिरेशन ये जो होती है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान गलती से एक हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है कि उल्टा जो ग्लूकोज हमने बनाया वो हमारा इन्वेस्ट हो गया, वो मतलब जाया हो गया हमारा। तो ये एक जो है ना वो वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम ये इसी फोटो रेस्पिरेशन के अंदर काम कर रहा होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लाइकोलिक एसिड जो बनता है, ये एंजाइम क्या करता है, इस ग्लाइको एसिड को ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है। और ये फोटो रेस्पिरेशन आपको C3 प्लांट्स में देखने को मिलेगा। अब ये फोटो रेस्पिरेशन और C3 प्लांट्स का जो जिक्र है मैंने यहाँ पर तो कर लिया है जनरली थोड़ा बहुत, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है, जो रोबिस्को एंजाइम है फोटोसिंथेसिस का मेन एंजाइम रोबिस्को ये जो मेन एंजाइम है ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और ग्लूकोज को बना देता है। लेकिन इसी एंजाइम की ड्यूअल नेचर होती है कि ये ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है। अगर फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई तो ग्लूकोज बनेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन फिक्स हो गई तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, जो हम ग्लूकोज बना रहे थे वो हमारा ग्लूकोज जाया हो जाएगा। तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो कि C3 प्लांट्स के अंदर होता है। इसमें जो है वो पेरोक्सिसोम भी बड़ा किरदार अदा करता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में दरअसल 3 सेल ऑर्गेनिल्स काम कर रहे थे। ये मेन MCQ है आप लोगों का। 3 सेल ऑर्गेनिल्स काम कर रहे थे। पहले तो क्लोरोप्लास्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, रोबिस्को भी इसी के अंदर होता है। तो रोबिस्को से अचानक गलती से ऑक्सीजन बन जाता है, तो ऑक्सीजन की ग्लूकोज बनने की जगह पर क्या बन जाता है, वहां पर बन जाता है ग्लाइकोलिक एसिड। अब ये ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, फिर ये क्लोरोप्लास्ट से निकलकर कहां पर चला जाता है, परऑक्सीसोम के पास चला जाता है। अब परऑक्सीसोम के अंदर क्या होता है कि ये वाला जो एंजाइम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, इसको क्या कर देता है, ग्लाइकोलिक एसिड को ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर यही ग्लाइऑक्सिलिक एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली जाती है। इसी तरीके से हमारा ग्लूकोज जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इसके अंदर जो है परऑक्सीसोम की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो परऑक्सीसोम को हम पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर परऑक्सीसोम क्या काम कर रहा होता है, तो ये चीजें प्लांट्स के अंदर हो रही होती है परऑक्सीसोम के थ्रू। तो पहला जो माइक्रोबॉडीज था वो परऑक्सीसोम में। अब आते हैं दूसरे की तरफ। अब जो दूसरा जो हमारा माइक्रोबॉडीज है वो है ग्लाइऑक्सीसोम। अब यहां पर भी नाम से पता है ये ग्लाइऑक्सिलेट पे काम कर रहा है। ग्लाइऑक्सिलेट की मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, ये जो होती हैं थैलियां जो होती हैं इसके ऊपर काम करती हैं, ग्लाइऑक्सिलेट के ऊपर काम करती है, तभी इसका नाम पड़ा ग्लाइऑक्सीसोम। तो ये दरअसल ये भी एक किस्म की मॉडिफाइड परऑक्सीसोम होती हैं, प्लांट सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो ये भी याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पर मिलेगा, प्लांट सेल में मिलेगा, प्लांट सेल में। और ये एनिमल सेल में नहीं होती है। ये ग्लाइऑक्सीसोम ये जो थैलियां होती हैं, ये जो माइक्रोबॉडीज होती है, आपको एनिमल सेल में कभी भी नहीं देखने को मिलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मिलेगी, ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये ग्लाइऑक्सीसोम दरअसल में मॉडिफाइड परऑक्सीसोम होती हैं। इसका काम होता है ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म में। होता है क्या, जब बीज जो है वो जो क्या कर रहा था, वो जर्मिनेट हो रहा होता है। बीज जब जो क्या कर रहा है, वो ग्रोथ कर रहा होता है नए प्लांट्स में। तो ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, दरअसल में एनर्जी चाहिए। और एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी के लिए हम कौन सा जो है वो क्या कहते हैं, वो मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हमें पता है मेन सोर्स है एनर्जी का। तो ये ग्लाइऑक्सीसोम क्या करती हैं, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, वो फैट को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। फैट को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। जब बीज जो है वो उग रहा होगा, नए प्लांट्स में चेंज हो रहा होगा, तो उसके लिए लगातार एनर्जी जो चाहिए होती है, तो एनर्जी कहां से आ रही होती है, वो फैट से। लेकिन फैट में कहां पर ग्लाइऑक्सीसोम क्या कर रहा होता है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें पता है मेन सोर्स है एनर्जी का, और जो कि सीड जर्मिनेशन में इसका इस्तेमाल होता है। तो ग्लाइऑक्सीसोम प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेंगी। और ये सबसे ज्यादा किसमें ये जो ग्लाइऑक्सीसोम होती है,
ऐसे बीज जो हम बोते हैं जिनमें सबसे ज्यादा फैट होता है, फैटी सीड्स में, जैसे हम अगर बात करें मूंगफली ग्राउंडनट्स मतलब मूंगफली की बात करें, कस्टर्ड की बात करें, सोयाबीन बीज हो गया, या और भी ऐसे बीज जिनके अंदर फैट सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वहां पर ये ग्लाइकोसोम थैलियां होती हैं, वो क्या कर देती हैं, वो उस फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती हैं, ताकि सीड जो है वो क्या करना शुरू करे, वो ग्रो करना शुरू करे दूसरे प्लांट्स में। क्योंकि ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन सीड के अंदर तो फैट होता है, तो फिर उस फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोसोम उसको ये कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, स्पेरोसोम। तीसरी जो हमारे पास जो लास्ट जो हमारी माइक्रो बॉडीज है वो है स्पेरोसोम। ये भी नाम से पता है स्फेरिकल होती हैं, स्फेरिकल इन शेप में होती है, तभी इनका नाम पड़ा स्पेरोसोम। ये आपको दोनों जगह पे देखने को मिलेंगी, प्लांट्स में भी होंगी, ये एनिमल सेल में होंगी। इनका काम होता है फैट मेटाबॉलिज्म में। ठीक है जी। फैट को बनाना, फैट को तोड़ना जो है वो कौन कर रहा होता है, ये दरअसल स्पेरोसोम कर रही होती है, और ये दोनों प्लांट सेल के अंदर भी होती है, एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है। तो डेट्स ऑल अबाउट द माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज में कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है वैक्यूल। तो वैक्यूल का जिक्र हम लाजमी करेंगे। उसके बाद हमारे कुछ 2 ही 4 ऑर्गेनिल्स बचते हैं, फिर हमारा जो है वो सेल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वैक्यूल की अगर हम बात करें, वैक्यूल हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, तो ये भी क्या होती है, दरअसल ये भी थैलियां होती हैं, लेकिन ये थैलियां जो है वो माइक्रो बॉडी से बड़ी होती हैं, ये बड़ी थैलियां होती है। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। ये जो है वो सेल के अंदर क्या काम कर रही होती है, ये स्टोरेज का काम कर रही होती है। सेल के अंदर स्टोर मतलब चीजों को स्टोर करना, आयंस को, वाटर को, अमाइनो एसिड को, ग्लूकोज को स्टोर करने का काम जो होता है वो किसका होता है, वो वैक्यूल्स का काम होता है। ठीक है, इसलिए इसको वैक्यूल्स को हम स्टोरेज टैंक ऑफ सेल भी कहते हैं। मतलब ये ऐसा सेल के अंदर ये ऐसी थैलियां होती है जिनके अंदर हम चीजों को स्टोर करते हैं, मोस्टली पानी को, आयंस को, मिनरल्स को, इनको हम क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं। तो हम वैक्यूल्स की बात हो और प्लांट के वैक्यूल्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है उसको हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, प्लांट के सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होता है उसके लिए हम जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, वो सेंट्रल वैक्यूल्स। और सेंट्रल वैक्यूल जो ये बड़ा वैक्यूल्स होता है प्लांट के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर मैं, ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट का ये सेल है, ठीक है, ये प्लांट का ये न्यूक्लियस होता है, ये जो सबसे बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनिल्स जो होता है प्लांट के अंदर, वो कौन होता है, वो वैक्यूल होता है। तो वैक्यूल ऐसे समझो कि प्लांट के जो साइटोप्लाज्म है ना, उसके अंदर 80 to 90% जगह ये अकेला वैक्यूल घेर लेता है। सबसे बड़ा सेल होता है प्लांट के अंदर। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लांट वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन, मतलब सेंट्रल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बात करें कि ये जो है सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, और सेंट्रल वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं, टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल का जो सेंट्रल वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में, प्लांट के सेल के साइटोप्लाज्म को ऐसे समझो कि 80 to 90% जगह ये अकेला सेंट्रल वैक्यूल घेर लेता है। तो बड़ा ही साइज का होता है। और इसके अंदर क्या भरा पड़ा होता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा होता है। और ये जो फ्लूइड होता है इसको हम सेल सेप कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड था उसको हम मैट्रिक्स कह रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, सेल का जो फ्लूइड है उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, न्यूक्लियस का जो फ्लूइड है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक इसी तरीके से वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, सेल सेप कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल सेप। तो सेल सेप का भी जो है वर्ड जो बुक में लिखा हुआ है, तो सेल सेप दरअसल क्या है, वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं। और ये जो फ्लूइड है, मतलब ये सेल सेप जो फ्लूइड है, ये नॉन लिविंग मटेरियल है। नॉन लिविंग मटेरियल से यहाँ पर क्या मुराद होता है, नॉन लिविंग मटेरियल से मुराद होता है यहाँ पर कोई भी सेलुलर एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम नहीं होते हैं जो कि रिएक्शन कर रहे होते हैं। भाई मैट्रिक्स के अंदर रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम काम कर रहे हैं, और जो है वो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है वहां पर भी एंजाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, या न्यूक्लियस के अंदर भी जो एंजाइम काम कर रहे हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी एंजाइम है वो काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही है वहां पर। लेकिन सेल सेप के अंदर कोई भी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलती, कोई भी रिएक्शंस, कोई भी जो है चेन साइकिल रिएक्शन नहीं हो रही होती है। इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन लिविंग मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम नहीं होते हैं, खाली वाटर होता है और ग्लूकोज जमा हुआ होता है, थोड़ा बहुत अमाइनो एसिड और मिनरल्स जमा हुआ होता है, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। तो सेलुलर एक्टिविटीज नहीं हो रही होती है, इसलिए इसको हम नॉन लिविंग मटेरियल कहते हैं। वैक्यूल प्लांट के अंदर क्या काम कर रहा होता है, वैक्यूल जो प्लांट के अंदर टर्गर प्रेशर के लिए क्या कर रहा था, वो काम कर रहा होता है।
सेल का सुकड़ जाना प्लांट का, सेल का फूल जाना प्लांट का, ये टर्गर प्रेशर होता है कैसे ये, दरअसल सपोज ये एक प्लांट का जो है वो क्या है, सेल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये है इसका सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। अब अगर सेल के अंदर पानी इंटर होता जाए, सेल के अंदर लगातार पानी इंटर होता जाए, तो वो पानी किसके अंदर आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, वैक्यूल्स के अंदर आ जाएगा, प्लांट के अंदर वैक्यूल्स के अंदर आ जाएगा। अब वैक्यूल्स के अंदर तो वैक्यूल्स फूलने लगेगा, इसकी मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, ये फूलती जाती है, ठीक है, ये कभी फूलती जाएगी, ये फूलता हुआ जाएगा। तो सेल के साइटोप्लाज्म के ऊपर जो है वो क्या पैदा होगा, प्रेशर पैदा होगा। जाहिर सी बात है, अगर अब मैं इसके अंदर लगातार, इसके अंदर ऑलरेडी फ्लूइड भरा है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा हुआ है, और मैं इसको मैं फुला दूं तो वो फ्लूइड थोड़ा आगे हो जाएगा, वैक्यूल्स बड़ा होता जाएगा तो साइटोप्लाज्म आगे होता जाएगा, और ये सेल मेम्ब्रेन पे ऊपर प्रेशर लगेगा साइटोप्लाज्म का, और इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इसी प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ये सेल को फुलाने का काम करता है। जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो फुले हुए होते हैं, पत्ते आप देखते हैं ना, पत्ते ऐसे इरेक्ट होते हैं, ऐसे इरेक्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी ये पत्ते मुरझा जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो ऐसे ऐसे हो जाते हैं, नीचे ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे नीचे झुक जाते हैं। ये दरअसल होता है क्या, जब सेल के अंदर लगातार पानी जमा हो जाता है तो सेल में टर्गर प्रेशर पैदा हो जाता है वैक्यूल्स के फूलने की वजह से, ठीक है। तो वैक्यूल फूलता जाएगा तो साइटोप्लाज्म का प्रेशर सेल में पड़ेगा और सेल फूल जाएगा, तो पत्ते ऐसे इरेक्ट होकर खड़े हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका पानी निकाल दूं, इसके अंदर जो है वो पानी निकाल दूंगा, तो ये सेल की सॉरी अपना जो है वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन जो है वो टोनोप्लास्ट है वो भी सिकुड़ जाएगी, और प्रेशर जो पहले ज्यादा था प्रेशर कम होता जाएगा और सेल सिकुड़ जाएगा। सेल जब सिकुड़ जाता है तो वो पत्ते इस तरह से नीचे झुक जाते हैं, इस तरह से वो क्या होते हैं, नीचे झुक जाते हैं, ये टर्गर प्रेशर होता है। और ये जो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ये भी इसी टर्गर प्रेशर की वजह से होता है, ये वैक्यूल्स कर रहा होता है, ठीक है जी। यहाँ जो टच मी नॉट प्लांट है उसके पत्ते पहले आप ऐसे होते हैं, जैसे हम उसको टच करते हैं तो वो नीचे से मुरझा जाते हैं। ये क्यों नहीं, ये मुरझा जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लूइड जो होता है, वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो सेल शेप होता है, उसमें पानी निकल जाता है, तो टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ जाती है, तो सेल का साइटोप्लाज्म भी सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये पत्ते ऐसे मुरझा जाते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं पानी भर दूंगा तो ये इसके अंदर प्रेशर पैदा होगा, प्रेशर की वजह से सेल फूल जाएगा और फूलने की वजह से पत्ते से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टर्गर प्रेशर के ऊपर क्या कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स इसी तरीके से काम कर रहा होता है। एक और वैक्यूल्स है जिसका हम नाम कहते हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल। अब ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल आपको प्लांट में नहीं देखने को मिलेगा, ये किसमें देखने को मिलेगा, ये एमोबा में और पैरामीशियम में। अब एमोबा और पैरामीशियम दरअसल इक्वेटिक एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर, ये इक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी के अंदर रहते हैं, फ्रेश वाटर में, समुद्र के पानी में नहीं, फ्रेश वाटर जो होता है, तालाबों का पानी, दरिया का पानी हो गया, लेक का पानी हो गया, ठीक है, ये जो बरसात का जो पानी जमा हो जाता है वो वाला पानी, समुद्र का जो खारा जो पानी होता है उसमें नहीं होता है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जो एनिमल हैं ये। तो अभी फ्रेश वाटर में रहते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा हो जाता है, तो जो एक्सेस वाटर जो होता है, एक्सेस वाटर को निकालने का काम कौन कर रहा होता है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल। ये भी सिकुड़ता है, फूलता है, और क्या करता है, ये एक्सेस वाटर को रिमूव कर देता है, क्योंकि फ्रेश वाटर में रह रहे हैं तो इनके अंदर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर आ सकता है, तो एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए क्या होता है कि ये जो इनके अंदर जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, वो एक्सेस वाटर को रिमूव करने का काम कर रहा होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द वैक्यूल्स और माइक्रो बॉडीज, ठीक है जी, समझ में आ गया। इंशाल्लाह बाकी 2-3 लेक्चर रहते हैं तो हमारा जो है वो सेल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम न्यूक्लियस के हमने भी 2 या 3 लेक्चर हम क्या करें उसके कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसको हम थोड़ा बड़ा खींचूंगा मैं उस लेक्चर को, ताकि आगे फ्यूचर में जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वो थोड़ा उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।